हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका आज की सबसे इंटरेस्टिंग क्लास में स्वागत करती हूँ। और जिसका कि आप बहुत टाइम से जो है कमेंट कर रहे थे कि मैम एमसीक्यूज भी यूट्यूब पे बताओ। आखिरकार हम जो है एप्लीकेशन पे तो कर ही रहे थे, तो आज सिर्फ यूट्यूब वाले बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज जो पिछले कुछ कंपटीशन से लेकर बोर्ड के एग्जामों तक पूछे गए हैं और इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 14 जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। पल भर का मेहमान रहा है ये चैप्टर नंबर 7 और शुरू करते हैं। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि काफी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। जो आज पढ़ने वाले हैं आपको पता ही है, एमसीक्यूज यानी कि इंपॉर्टेंट बहुचयनात्मक क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं, उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। पहला है, मानवों के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की अवलंबी कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण हैं? ठीक है, हमने पढ़ा है इस चैप्टर को और यकीन मानिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप पुरानी मेरी इस चैप्टर की क्लासेस रिवाइज करके देख सकते हैं। इसमें आपको हर चीज़ जो है, इस जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर चीज़ मैंने क्लास में बताई है। तो आपको अगर अच्छे से चैप्टर याद है और आपने ध्यान रखा है तो आप इन सभी सवालों के 100% जवाब देंगे। ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने वाले हैं आज की क्लास में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए जैसे जैसे ऑप्शंस आते जाते हैं। तो भाई क्या है, ये कह रहा है कि कान और नाक की जो अस्थि है, ठीक है, अब मैं उसको पूरा नहीं बोल रही, बोन है जो भी है, ठीक है, वो क्या है ये आपको बताना है ना। अगले छोर पे कौन टाइप की अवलंबी, अब अवलंबी कंकाली मैंने पहले भी कहा था कि हम जो अस्थि वाला पोर्शन है उसको अवलंबी कोशिकाएं या अवलंबी संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये वर्ड भी आपको याद रखना है और देखिए यहाँ पे अवलंबी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको अच्छी तरह से याद करना है कि हमने विशिष्ट वाले में ही मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट को कई जगह अस्थि और उपास्थि वाले को अवलंबी भी लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब तक तो आप जवाब शुरू कर चुके होंगे। उपास्थि, अस्थि, वायवीय ऊतक या स्नायु, इन चार में से आपको बताना है कि क्या है ये कान का पिन्ना और नाक वाला जो बीच में या कोने वाली जो अस्थि है वो कौन सी है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। हमने पढ़ा है कि ये जो कान और नाक का पिन्ना है ना, कान का पिन्ना और नाक की जो कॉर्नर की या छोर की जो चीज है वो एक उपास्थि है यानी कि कार्टिलेज है। और कार्टिलेज में भी कौन से प्रकार का कार्टिलेज है जरा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि देखो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये आया हुआ है पीएमटी के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है कई बच्चे की मैम ये तो कंपटीशन का है, अभी आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कंपटीशन लेवल पर भी पूछे हुए हैं, साथ में आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पे मत जाना कि मैम ये तो कंपटीशन किया, चलो चलो हमारे काम का नहीं है, ऐसा मत सोचिए। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव चाहे कहीं भी आया हो आपके काम का ही रहेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल वाले कंपटीशन में नहीं आ सकते, कंपटीशन वाले स्कूल में नहीं आ सकते, सब कुछ हर जगह आ सकता है। और अभी आप उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इसमें कि कई क्वेश्चन जो है वो एक नहीं दो दो तीन तीन बोर्ड्स के साथ कंपटीशन में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उपास्थि, और आपको उपास्थि का मैंने कमेंट लिखने को बोला था कौन सी प्रकार की उपास्थि है, तो अगर आपको याद हो तो ये जो है कान वाली और नाक वाली जो है वो कौन सी प्रकार की उपास्थि है आपने लिख दिया होगा, आई थिंक सो। तो ये जो अस्थियां हैं हमारे कान और नाक वाली, ये प्रत्यास्थ अस्थि है। इलास्टिक। ठीक है, तो ए वाला जो है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए वाला वो सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? ये यूपी में आया हुआ है। ठीक है, आहारनाल, यकृत, अग्नाशय, वरुदेव, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या है जो हमारा निम्न में से कौन एक ऊतक है यानी कि टिश्यू है, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। और जहां तक हम देखते हैं
तो लग रहा होगा आपको, कई बच्चे जो सोच रहे होंगे कि मैम हर चीज उत्तक से बनी हुई है, तो ये तो सभी उत्तक है, लेकिन यही तो घुमाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है उत्तक है। हम ये मानते हैं कि हमारे बॉडी का हर चीज उत्तक से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो आहार नाल है ये अंग मानेंगे हम इसको। यकृत है ये एक वैसे तो ग्रंथि है, लेकिन हम कह सकते हैं ऑर्गन ही है। अग्नाशय है वो भी एक ग्रंथि है लेकिन एक ऑर्गन है। लेकिन रुधिर अपने आप में कोई अंग नहीं है, रुधिर अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी उत्तक है। इसीलिए जो डी है वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है हमारा वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, और हमसे टिश्यू पूछा गया है। इन सब में टिश्यू है, लेकिन ये अपने आप में टिश्यू नहीं है, ये अंग है, जबकि रुधिर जो है वो कोई अंग नहीं है, टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिसे प्रायः लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? अगर कोई मेरी बड़बड़ सुनता है क्लास में तो उसे जरूर इसका आंसर आता होगा, क्योंकि मैंने स्पेशली क्लास में यहाँ पे इस जगह पर लिख के बताया है और एक्सप्लेन भी किया है कि कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, किस अंग को कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं का, यानी कि आरबीसी का। ऑप्शन आ गए हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। वृक्क को, प्लीहा को, यकृत को या पित्ताशय रुधिर को किसे कहा जाता है? तो याद करिए मेरी क्लास को कि क्या मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, और हाँ 100% बताया था। साथ में मैंने कहा था कि अभी हम लाल रुधिर कणिकाओं को बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे हमें इसी को और डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया था कि आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। मैंने आपसे एक बात कही थी कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, और साथ में मैंने इस बात से ये चीज़ जोड़ी थी कि आप सोच रहे होंगे कि ये जाति कहाँ है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारी आरबीसी होती है, ये मरने के बाद एक अंग के अंदर जाती है जिसको कहते हैं स्प्लिन। अब तो आपको मेरे ख्याल से हिंदी इसका आ गया होगा, स्प्लिन कहते हैं। और स्प्लिन यानी कि प्लीहा को हमारी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आरबीसी को आरबीसी का कब्रिस्तान? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारे ब्लड जब डेड हो जाता है, आरबीसी डेड हो जाती है, तो हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये हिम, यानी कि आयरन, Fe। ये हमारी बॉडी वेस्ट नहीं करना चाहती, ये नहीं चाहती कि हम इसे वेस्ट फॉर्म में निकालें, क्योंकि आगे वापस इसी से आरबीसी बनानी है। प्रोटीन तो फिर भी हम ले आएंगे, लेकिन आयरन कहाँ से लाएंगे? बार बार कितना आयरन खाएंगे? या बॉडी में आयरन बनता नहीं है, हमें बाहर से टेक करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो ये आयरन को सोचती कि मैं इसे क्यों कब्रिस्तान में या प्लीहा के अंदर जाने दूं, मैं इसे क्या कर लेती हूँ, वहां पे प्लीहा के अंदर क्या होता है, जब आरबीसी जाती है तो आरबीसी का आयरन जो है हिम समूह वो रुक जाता है, और बाकी सारा प्रोटीन वेस्ट और ये सब बाहर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में जाती है, और इसीलिए उसको कहा जाता है कि यहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी दफन हो जाती है। ये बात मैंने अच्छे से समझाई है, और देखो ये ऑल इंडिया पीएमटी में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी जो है वो इसका बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं बोलती हूँ मेरी क्लास की हर बात को सुना करो, उसे एवं ही नहीं जाने देना है। एक एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आएगा भी ये चीज। ठीक है, एलर्जी की दशा में स्त्रावित होता है। बिहार सी में दिया हुआ है, ये BCEC क्या है, बिहार के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां पे आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके स्कूल लेवल पे भी आ सकता है, फिर से मैं ऐसा कहूंगी क्योंकि है तो उसी चैप्टर का। हिस्टामिन, एसिडोफिलस, न्यूट्रोफिलस या बेसोफिल। जब हमें एलर्जी हो जाती है, वही सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं मैंने उसे बोल के बताया है या लिख के बताया है। ठीक है, एलर्जी में कौन सी चीज स्त्रावित होती है? तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो जब हमने पढ़ी थी मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाएं, जब हमने संयोजी उत्तक शुरू किया था कनेक्टिव टिश्यू, तब मैंने कहा था मास्ट सेल से 3 तरह के चीजें स्त्रावित होती है या रसायन स्त्रावित होते हैं। पहला होता है उसमें हिस्टामिन, दूसरा होता है उसमें
हिपेरिन, और तीसरा मैंने बताया था सेरोटोनिन। अगर किसी को याद है, और मुझे याद है अच्छी तरह से, वो तीनों यहाँ पे लिखे हुए थे इस वाली लाइन में, इतना तक मुझे याद है। ठीक है, मुझे लिखी हुई चीज़ जब मैं देख लेती हूँ तो मुझे याद रहती है कि कहाँ लिखी हुई, किस पेज नंबर पे लिखी हुई, पेज के किस साइड लिखी हुई है ये तक, और किस ऊपर या नीचे कहाँ लिखी हुई है ये भी मुझे याद रहता है। तो हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। और मैंने कहा था हिस्टामिन जो है, जो एलर्जी जब हमें होती है तब स्त्रावित होता है मास्ट सेल से, और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट उसको बताया भी था। हिपेरिन जो है हमारे ब्लड को निरंतर बहने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये थक्का नहीं जमने देता, ये बात मैंने बताई थी। सेरोटोनिन मैंने कहा था बहुत सारे काम करता है, उसमें एक काम आप ये ले सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को सिग्नल्स भेजने का काम करता है। इसके बहुत सारे मल्टीपल काम है, और ये क्वेश्चन इस फॉर्म में तो ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ ही है, इसी फॉर्म में ये नीट में भी आया हुआ है कि निम्न में से कौन से हार्मोन जो है मास्ट सेल से निकलते हैं, ये तीनों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, हिस्टामिन ऑप्शन में है, उसके अलावा कोई ऑप्शन में नहीं है। जब हमें एलर्जी हो जाती है तो हमारी बॉडी की मास्ट सेल्स जो है वो हिस्टामिन सिक्रीट करती है, और इसकी डिटेल देखनी है तो आप क्लास में जाके देखिए क्या कैसे होता है हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन जो है वो इसका सही आंसर है। आंसर देते जाइएगा आप साथ साथ, ताकि आपकी चेकिंग होती जाए। भाई ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है, JIPMER में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये JIMEPR? जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है, ये नर्सिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है इंडिया का। यहाँ पे जो है एक एंट्रेंस होता है नर्सिंग करने के लिए, BSc नर्सिंग करने के लिए, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 11th का ही है पार्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब, छोटी आंत, ट्रैकिया या अमाशय, कहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताना है। शायद आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैंने क्लास में बताया है, जब हमने आहार नाल का कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने कहा था कि अमाशय में है वो तो घनाकार कोशिकाएं और शल्की कोशिकाओं की एक लेयर पाई जाती है ना, एपिथेलियम पाई जाती है, उपकला कोशिका पाई जाती है। लेकिन अमाशय के नीचे जब हम छोटी आंत में आते हैं तो मैंने वहां आपको बताया था कि वहां पे ऐसी आंत्र की छोटी दीवारों में आपने पढ़ा होगा सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, है ना, जिसको विलाई कहते हैं, जो अवशोषण की सतह बनाते हैं। ये विलाई क्या है? ये विलाई यहाँ पर पाए जाने वाली एपिथेलियम का ऐसे इंटरफोल्डिंग है। ठीक है, ये माइक्रोविलाई आंत में मैंने आपको बताया था। ये कैसी दिख रही है आपको? अगर आप इसको देखें तो कैसी दिख रही है? ब्रुश के समान दिख रही है। इसको पक्षमाभी एपिथेलियम समझने की गलती मत करिएगा। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं ये सीलियरी एपिथेलियम है, नहीं, सीलियरी एपिथेलियम तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, और वो तो ऐसी है, उसमें तो ऐसे सीलिया निकले रहते हैं। ये सीलिया नहीं, ये उंगली नुमा प्रवर्ध है, और इनको कहते हैं ब्रुश बॉर्डर। शायद मैंने ब्रुश बॉर्डर नाम ना लिया हो वहां पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने बताई है। और ये जो है ये कहलाते हैं ब्रुश बॉर्डर्स सेल्स। है ये एपिथेलियम, लेकिन एपिथेलियम का रूपांतरण है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि छोटी आंत के अंदर जो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं वही क्या होते हैं? ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम, यानी उपकला का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम ये देखो, RPMT में भी आया हुआ है, MPPMT में भी आया हुआ है, राजस्थान और MP दोनों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। PMT मैंने पहले भी बताया शायद कि नीट अभी शुरू हुई है 2-4 सालों से, उससे पहले हर स्टेट की अलग एक तरह से आप मान सकते हैं नीट होती थी, लेकिन उसका नाम पहले PMT था, है ना। RPMT, राजस्थान PMT, MP PMT, UP PMT ऐसे था, जो आपके नीट होती थी वैसे, लेकिन अब पूरा ऑल इंडिया का एक एग्जाम कर दिया गया है नीट। तो भाई ये दोनों में आया हुआ है एक साथ। मस्तिष्क का विकास होता है, ये मैंने शायद कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बोल के बताया है। जब मैंने एपिथेलियम बताया था, जब मैंने जो है कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी तब बताया था, और उससे पहले हमने जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा है वहां पे मैंने थोड़ा सा बोल के बताया, लिखा नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन बोला जरूर है मैंने, शायद आपको याद हो।
एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोमीजोडर्म से। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ये वही कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कनेक्ट टिश्यू पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हालांकि मैंने किया है, कि जब हम भ्रूण होते हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, तो हमें 3 प्रकार की लेयर बनती है, जो हायर कैटेगरी के एनिमल है, जो हम जिसको कहते हैं कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और मेरे बैच से जुड़े हुए बच्चों को तो मुझे लगता है आंसर देना चाहिए इसका, क्योंकि उनको तो मैंने स्पेशल ये ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं, ठीक है, और ये चीजें बताई हुई है। तो भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी हम त्रिस्तरीय है, ये बात तो आपको पता ही है। कौन से 3 स्तर है हमने? ये वाले, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। यहां तक की बात तो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि नहीं पता है, क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर में भी, अभी वाले में भी। अब जो है इसमें क्या होता है, ये 3 लेयर है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार नीट जैसे एग्जामों में, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसको हल्के में मत लेना। एक्टोडर्म की अगर हम बात करें तो हमारी जो एक्टोडर्म है वो जनरली मस्तिष्क का निर्माण करती है। अब तो आपको आंसर मिल गया होगा, ब्रेन। और एक और चीज बनाती है, ब्रेन और तंत्रिका उत्तक, क्योंकि ब्रेन हमारा एग्जैक्टली तंत्रिका उत्तक से ही बना होता है, तंत्रिका ही है, उसमें नर्व्स ही हैं। अगर हम बात करें मीजोडर्म की, देखो और भी चीजें बनाती हैं, मैं आपको मेन चीज बता रही हूँ जिस पे क्वेश्चन बन सकता है ना, बहुत सारे अंगक अलग अलग बनते हैं इनसे। मीजोडर्म जो होती है वो हमारा बनाती है पेशी उत्तक, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, इसमें एम आ रहा है, इसमें भी एम आ रहा है, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए एम से मस्कुलर, एम से मीजोडर्म, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। एक्टो मतलब ब्रेन, हमारे बॉडी का सबसे बाहर का जो बोले, जो मैनेजमेंट करता है, जो प्रॉपर है, वो सेंटर क्या है हमारा? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क किससे बना हुआ है? तंत्रिका से। तो भाई तंत्रिका और मस्तिष्क दोनों एक्टोडर्म से बने हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं एंडोडर्म की। तो एंडोडर्म से हमारे जितने भी आंतरिक अंगक होते हैं, आंतरिक अंग, लिवर है ना, अग्नाशय है, ये सब जो ग्लैंड्स होती हैं जा सारी, और साथ में एक और मेन चीज जो यहाँ पे बनती है वो बनता है संयोजी उत्तक। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी और भी चीजें बनती हैं इनसे। अब बात करते हैं हम उपकला की। तो ऐसा कहा जाता है कि उपकला जो है, कई बुक्स तो ऐसा लिखती है कि भाई मीजोडर्म और एंडोडर्म मिलके जो है वो उपकला का निर्माण करती है, ठीक है। और कई जगह ऐसा लिखा होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों मिलके जो है उपकला का निर्माण करती है, ठीक है। कई बुक्स ये भी लिखती है कि संयोजी उत्तक जो है वो मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है, लेकिन एग्जैक्ट ऑथेंटिक बुक की अगर हम बात करें तो वहां पे संयोजी उत्तक एंडोडर्म से लिखा हुआ है, और डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। उपकला अगर एपिथेलियम की हम बात करें तो वो तीनों से या फिर इन दोनों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि मस्तिष्क का निर्माण जो है वो एक्टोडर्म से होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिहार के स्कूल लेवल पे आया हुआ है ये क्वेश्चन, किस भ्रूणीय स्तर से तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? अब तो आपको आंसर मिल गया होगा, अभी जस्ट बताया है, और अगर अभी भी आप आंसर नहीं दे पाए, छी 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 छी, कैसे बच्चे हैं आप। चलिए, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो अभी जस्ट मैं बताकर आई हूं कि तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका कोशिकाएं, अब तंत्रिका उत्तक बोलूं या तंत्रिका कोशिकाएं बोलूं, कोई फर्क है क्या? उत्तक किससे मिलके बना होता है? कोशिकाओं से। तो इसका सही आंसर है वो है एक्टोडर्म, ठीक है, डी वाला। सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तकों के अध्ययन की जीव विज्ञान की शाखा क्या है? सबसे चैप्टर की सबसे पहली, और 1-2 लाइन छोड़ दो अगर, तो पहली दूसरी लाइन में ये चीज लिखी हुई है, और हमने भी पढ़ी है जब चैप्टर शुरू किया था, सबसे पहले यही पढ़ा है कि भाई क्या है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको आना चाहिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पे टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उत्तकों का, और यूपी के अंदर ये पूछा हुआ भी है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। जस्ट वर्गीकी, टॉक्सिकोलॉजी,
कोशिकीय या ओतकी। तो इसका जो सही आंसर है, आई होप आपने टाइप कर दिया होगा, भी ऑप्शन टाइप करना है, जस्ट एक बार, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ओतकी, जिसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी इंग्लिश में। ठीक है, तो डी इसका जो है आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको तो कम से कम सही किया होगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखो अब ये किसी बोर्ड, ये एक कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और एमपी बोर्ड में भी आया हुआ है। तो यही मैं कह रही हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कंपटीशन का है तो आपके स्कूल में नहीं आ सकता, या स्कूल का है तो आपके कंपटीशन में नहीं आ। मैं आपको ऐसे हजारों क्वेश्चन बता सकती हूँ जो आपके स्कूल की बुक के पीछे दिए हुए हैं और वो कंपटीशन में आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, और जितने कंपटीशन में उतने स्कूल में भी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए इनमें से क्या स्वतंत्र या श्वास नली में होता है? अच्छा, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम बिहार के लेके आओ, यूपी के लेके आओ। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन कहीं कहीं बोर्ड में, राजस्थान में भी आया हुआ है, एमपी में भी आया हुआ है। आप तो क्वेश्चन देखो, कहीं पे भी आ सकता है वो, उसका कोई ऐसा थोड़ी है बिहार वाला राजस्थान में नहीं आएगा, राजस्थान वाला बिहार में नहीं आएगा। बुक तो एक ही है। आपकी जो बिहार और यूपी की बुक है मैंने पूरी देख ली है, सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट एनसीईआरटी है, कुछ भी एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर अलग है। ठीक है, चलिए क्या है कि जो स्वर यंत्र है हमारा और श्वास नली है हमारी, यानी कि ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड जिससे हमारी आवाज निकलती है, उनमें क्या होता है? इसका भी मुझे लगता है आपको आंसर देना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है इसे। जाइफोइड उपास्थि, ठोस अस्थि, प्रतिस्थायी अस्थि या हाइलाइन अस्थि। तो इसका जो सही आंसर है, एक अभी हमने देखी नाक और कान में पाए जाने वाली प्रत्यास्थ अस्थि, ऐसे ही हमने एक और अस्थि पढ़ी, उपास्थि पढ़ी थी, सॉरी अस्थि बोल दिया मैंने, काचाभ उपास्थि, उसी का नाम है हाइलाइन कार्टिलेज। अब तो आपको आंसर दिख गया होगा। जो हमारा स्वर यंत्र है यानी कि हमारा ट्रैकिया है और वोकल कॉर्ड है, और पसलियों की जो अस्थियों के कॉर्नर है, ये भी एक एग्जाम्पल बताया था मैंने, पसलियों के जो कॉर्नर है उनमें हाइलाइन, देखो यहाँ पे अब गड़बड़ जरूर है मैं मानती हूँ, क्योंकि हाइलाइन उपास्थि होती है न कि अस्थि, लेकिन बस ये क्योंकि बोर्ड में दोनों में एक जैसा सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है और वहाँ पे अस्थि ही लिखा हुआ था, लेकिन हम जनरली जानते हैं कि ये उपास्थि है। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ वर्ड पे ध्यान देना है, अस्थि नहीं है ये, एग्जैक्टली में क्या है, एक उपास्थि है। चलिए, कई बार क्या बच्चों को घुमाने के लिए ऐसी चालाकी कर देते हैं ये लोग। तो डी जो है इसका सही आंसर। तो दो तरह की उपास्थि हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यास्थ वाली इलास्टिन और हाइलाइन, उसके दो के एग्जाम्पल हमारे रिवाइज हो गए हैं। एक और बची है फाइब्रस। फाइब्रस कहाँ पे होती है वो आएगा नहीं इसमें, वर्टिबल कॉलम में होती है। ठीक है, हमारी जो बैकबोन है उसके बीच में मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो वर्टिबल कॉलम है उसके बीच बीच में जो इनवर्टिबल डिस्क होती है, वर्टिब्रेट डिस्क, उसको हम कहते हैं फाइब्रस उपास्थि। ठीक है, चलिए ये यूपी में आया हुआ है। कॉकरोच की देह गुहा को कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉकरोच पढ़ा हो तो जरूर बता सकते हैं आप। स्यूडोसील, सिलोम, हाइड्रोसील या हीमोसील। ठीक है, और यहां से एक और बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि देखो कई जगह पे इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी बना के आपके सामने रख दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया गया है। सारे इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप कहो कि हिंदी मीडियम तो लो हिंदी मीडियम, ठीक है, बाकी इन सब की हिंदी तो कुछ और अलग है। तो आंसर मुझे लगता है आप दे चुके होंगे कि कॉकरोच की जो देह गुहा होती है उसको हम बोलते हैं, हिंदी में तो देह गुहा ही बोलते हैं, है ना, रुधिर गुहा भी बोलते हैं, लसिका गुहा भी बोलते हैं, ये सभी नाम है हिंदी वाले, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं हीमोसील। और इसके अंदर जो ब्लड भरा होता है कॉकरोच का, जो लिम्फ के साथ मिक्स रहता है, उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, उस रुधिर को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रुधिर लसिका, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है,
हीमोलिम्फ, ये दोनों ही वर्ड मैंने आपको बताए हैं। और 100, जैसे कि ये हीमोसील हमेशा आता है, वैसे ही हीमोलिम्फ ही लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में भी, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप ध्यान रखें। तो डी जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रोकेंटर किसका एक भाग है? ये किसी में आया हुआ नहीं है, लेकिन आ सकता है भाई, वैरायटी चाहिए क्वेश्चंस में। तो ट्रोकेंटर कुछ याद आ रहा हो, बिना देखे ऑप्शन भी अगर याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि क्या है। ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, बता दीजिए। श्रृंगिका, जिसको हम कॉकरोच के एंटीना भी कहते हैं, टांग यानी कि वही उसकी लेग जिसको हम कहते हैं, आंख का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद करिए मेरी पुरानी बातें, जब मैंने कॉकरोच के अपेंडेजेस बताए थे, इसी साइड मैंने कॉकरोच का जो है लेग बनाया था, कुछ ऐसा, अगर आपको याद आ रहा हो। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना रही हूँ, उस दिन बहुत ही गंदा बनाया था, ऐसा इसी जगह पे बनाया था मैंने, शायद पीले कलर में, इतना भी मुझे याद है। तो ये जो है ये होता है कॉक्सा। उसके बाद हमने बात की थी ट्रोकेंटर की, जो कि वहां पे लिखा हुआ है, कॉकरोच की टांगे। उसके बाद इधर वाला जो पार्ट होता है वो होता है टीबिया। उसके बाद आता है टार्सल्स, और फिर जो है हमारा लास्ट वाला और एक और पार्ट होता है। आपकी बुक में इतने ही दे रखे हैं, आपकी बुक में कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर भी दे रखा है ना, टीबिया, फीमर। ये वाला पार्ट आपकी बुक में नाम नहीं दिया है, लेकिन कुछ नहीं है इसका नाम प्रीटार्सल्स है, याद करना चाहो तो। और ये जो दिखते हैं आपको निकले हुए से, उसको क्लॉज कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं था इसलिए मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया। क्लॉज है ये, जो नाखून होते हैं आपके, वैसे कुछ टाइप के, ठीक है। आ जाइए, तो अब मिल गया होगा आपको कि ये कॉकरोच की टांग का पार्ट है, तो लेग का पार्ट है ये टांग का, ठीक है। एलिक्ट्रा या एलाइट्रा कहते हैं, किसे कहते हैं एलाइट्रा, ये बताना है आपको। कॉकरोच के प्रथम जोड़ी पंख को, कॉकरोच के पाद के एक भाग को, यानी टांगों के एक भाग को, तो वो तो आपको ये ऑप्शन वैसे ही गलत लग गया होगा, बी भाग बताएं। कॉकरोच की अंतःस्रावी ग्रंथियों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो एलिक्ट्रा है या एलाइट्रा है, ठीक है, वहां पे मैंने एलिक्ट्रा भी बताया है आपको, वैसे एलाइट्रा भी है। तो एलाइट्रा किसका पार्ट है? तो कॉकरोच के, जब हमने पढ़ा था कि कॉकरोच में दो प्रकार के जो है, दो जोड़ी पंख होते हैं। एक तो है ये वाले जिसको हम कहते हैं अग्रपंख, और एक है दूसरे वाले जिसको हम कहते हैं पश्चपंख। अग्रपंख जो होता है वो शरीर को ढकने का काम करता है, और इसे ही हमने नाम दिया था एलाइट्रा। पिछले वाले पंख को कोई नाम नहीं देते, पश्च वाले को, उसे पश्च पंख ही कहते हैं, हिंड विंग्स कहते हैं, और ये मेनली जो है उड़ने में मदद करते हैं। कौन से हिस्से में पाए जाते हैं ये दोनों? वक्ष में, यानी कि थोरेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। प्रथम जोड़ी जो पंख है उनको हम क्या कहते हैं? एलाइट्रा। नेक्स्ट है, कॉकरोच में आहार नाल के भाग है। ये देखो दोनों जगह आया है, एमपी में भी आया हुआ है और उत्तराखंड, यूके मतलब फॉरेन मत पहुंच जाना, उत्तराखंड के लिए ये। कॉकरोच में आहार नाल के भाग कौन कौन से? ये मतलब जो भी ऑप्शन है उस हिसाब से बताना है आपको। पहला है पूर्वांत्र, मध्यांत, प्रशांत या सभी। मुझे लगता है आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, और होना भी चाहिए, कि पूर्वांत्र जिसको हम अग्रांत्र भी कहते हैं, पूर्व बोलो अग्र बोलो एक ही बात है। मध्यांत और पश्चात तीनों ही कॉकरोच के भाग है, यानी कि जो आंसर है वो ये सभी है, ठीक है। सुडोमोडियल, स्टोमोडियल, पहला वाला जो था स्टोमोडियल था, ये मिजेंट्रॉन था, और ये प्रोटोडोमियम था, ठीक है। तीन इंग्लिश वाले नाम थे इसके। नेक्स्ट है, कॉकरोच के पाचन तंत्र में शस्त्रागार, वही खतरनाक वर्ड है, लेकिन अगर मीनिंग समझ लिया आपने तो आंसर दे दोगे, ठीक है। शस्त्रागार, शस्त्रागार क्या होता है सोचो थोड़ा। ग्रसनिका, अन्नपुटका, पेशणिका या ग्रास नलिका। देखो शस्त्रागार जनरली हम उसे कहते हैं जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं। अब शस्त्र का मतलब वही तलवारें, चाकू, छुरिया,
क्या करती है ये सब काट छाट करती है ना, काट कुट करती है। काट कुट करती है मतलब ऐसा कुछ कॉकरोच का भाग जहाँ पे कटिंग होती है, या इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो जहाँ पे कॉकरोच में पिसाई होती है। कहाँ होती है कॉकरोच के खाने की पिसाई? तो ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर कि कॉकरोच में, और इसी को पलट के एक बार नीट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉकरोच में पीसने का काम कहाँ होता है, और यही 4 ऑप्शंस के साथ, बस ये चेंज कर दिया है ऊपर वाला, बाकी ऑप्शन भी सेम है। तो शस्त्रागार उसको कहते हैं, और कॉकरोच का शस्त्रागार होता है उसकी पेशनी यानी कि गिजार्ड। जब मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच जो है क्योंकि एक सर्वाहारी प्राणी है, बहुत सारी चीजें खाता है, तो मुखांग तो उसके खा जाते हैं, अंदर उसकी पेशनी में मैंने आपसे कहा था कि जो एक पेशनी जैसी संरचना है, वहां की आंतरिक दीवारें जो हैं वो ऐसे काइटिनस टिथ का निर्माण करती है। काइटिन के बने हुए टिथ होते हैं, दांत होते हैं इसके अंदर, और ये आए हुए खाने को पीसने का काम करते हैं। तो इसमें 2 जगह खाना पिसता है, मुखांग में तो थोड़ा बहुत पिसता ही है, लेकिन मैक्सिमम खाना जो है वो गिजार्ड के अंदर पिसता है। ठीक है, अन्नपुट तो क्रॉप था, ग्रास नली और गसी का आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है पेशनी। पेशनी को कहा जाता है शस्त्रागार। नेक्स्ट है, कॉकरोच किस संघ का प्राणी है? हाय, इतना इजी क्वेश्चन तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि एक नहीं कितनी बार मैंने क्लास में बताया, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है। तो ऑर्थोपोडा, पॉरीफेरा, एनेलिडा और मोलस्का। तो मुझे शायद इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, और ये जो है वो है ऑर्थोपोडा संघ का। ठीक है, संघ ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है कॉकरोच। और केचुआ एनालिडा का है, और मेंढक का आपको पता ही है एम्फीबिया का है, उभयचर का। ठीक है, मनुष्य की तुलना में मेंढक की इरिथ्रोसाइट, जस्ट अभी हमने शायद कल वाले लेक्चर में ही इसको पढ़ा है मेंढक खत्म करते वक्त, कि मैं एक स्पेशल आपको चीज बता रही हूँ जो क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, और ये CBSE ऑल PMT, यहाँ नीट नहीं लिखा हुआ है लेकिन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा हुआ है, और मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि ये नीट में पूछा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे देंगे कि मनुष्य की तुलना में मेंढक के इरिथ्रोसाइट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, RBC की बात कर रहा है। क्या फर्क है? केंद्रक रहित किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त, अत्यधिक छोटी अपेक्षाकृत कम, और केंद्रक युक्त किंतु हीमोग्लोबिन रहित। अब ये मत कहना मैम मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की, क्योंकि कल की क्लास में ही शायद हमने परिसंचरण तंत्र डिस्कस किया है, नहीं तो एक पहले वाली होगी। पर अगर आपको कल और परसों की बातें भी याद नहीं रहती तो फिर आपको बादाम खानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत स्पेशली मैंने इसको डिराइव करके बताया था, आपसे ये कहा था कि मेंढक और हमारे में आपने बहुत सारी समानताएं देखी जब हमने पढ़ा, लेकिन उनकी और हमारी RBC में एक मेन डिफरेंस है कि मेंढक की RBC में क्या होता है? केंद्रक होता है, जो कि मानव की RBC में नहीं होता। और कब होता है मानव में, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, तब हमारी RBC में केंद्रक होता है, बाद में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन समानता क्या है हम दोनों में कि हम में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें है केंद्रक युक्त होती है मेंढक की RBC, प्लस हीमोग्लोबिन युक्त भी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मानव की तुलना में मेंढक की पूछा है। ठीक है, तो मेंढक की तो केंद्रक युक्त होती है। शब्दों पे ध्यान देना, कई बच्चे बोल रहे नहीं मानव की तो केंद्रक विहीन होगी, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसने मेंढक की पूछी है, मानव की तुलना में मेंढक की पूछी है। ठीक है, मानव की नहीं पूछी, इसीलिए केंद्रक युक्त। ये भी एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वो प्रश्न को समझने में गलती कर देते हैं। वो समझते हैं अच्छा मानव की पूछी है तो मानव की, तो ये वाला ऑप्शन होगा केंद्रक रहित हीमोग्लोबिन। ठीक है, शब्दों का खेल है ये बड़ा वाला, B जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन युक्त। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मनुष्य की RBC का औसतन जीवन काल क्या होता है, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में। कहाँ कहाँ आया है जरा इसको देख लो। MPPMT में, CPMT में, उड़ीसा की JEE में ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, JEE में भी बायोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बता दूं, क्योंकि वो जनरल साइंस के अंतर्गत इन क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो
बच्चों, मैथ्स वाले बच्चों को भी मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी साइंस या बायो पढ़नी चाहिए, ठीक है, जो जेईई देते हैं। 90 दिन में, 120 दिन में, 120 दिन में, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बस इसी में डिस्कस किया है हमने। 120 दिन जो है वो आरबीसी की क्या होती है, लाइफ टाइम होता है, जीवन काल होता है, और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, स्प्लिन में। बनाता कौन है भाई, बोन मैरो का रेड कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई आज के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आपको हमारा ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 या 3 पार्ट, मतलब मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, उसके अलावा जितने और बढ़ जाए। तो आज की क्लास की समाप्ति के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि सेल है। क्लास 9th में आप इसे पढ़ के आए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने बच्चों को कहा है कि चैप्टर 11 ऐप पर डल चुका है, हमारे लर्न एंड शेयर के ऐप पे, तो वहाँ आप उसे एक एक करके पढ़ते रहें ताकि आप पर जो है एक साथ लोड ना पड़े। मिलेंगे अगली क्लास में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।